हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल आरपी ऑनलाइन क्लासेस में। आज का इस क्लास में हम मास डिफेक्ट एंड न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। आज हम इस क्लास में 3 टॉपिक लेकर के आए हैं। ठीक है, इन तीनों टॉपिक का यूज 11th क्लास में भी होता है, 12th क्लास में भी होता है और फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों सब्जेक्ट में होती है। तो चलिए आज का इस क्लास में हम लोग मास डिफेक्ट, बाइंडिंग एनर्जी एंड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के बारे में स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग को पता होना चाहिए कि एटम जिसका शेप हम लोग स्फेरिकल सपोज करके चलते हैं, जिसका शेप स्फेरिकल होता है, इसका जो सेंटर जो होता है उस सेंटर में क्या क्या होता है। तो सेंटर जिसे हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं, सेंट्रल कोर जो बहुत ही छोटा सेंट्रल कोर होता है उसमें क्या क्या होता है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, तो आखिर ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक दूसरे से होल्ड होता है, एक दूसरे से कंबाइंड रहता है, मिला हुआ रहता है, तब जाके न्यूक्लियस बनता है। तो इसमें जितना सारा प्रोटॉन्स है, ठीक है, और जितना सारा न्यूट्रॉन्स है, तो सभी प्रोटॉन और सभी न्यूट्रॉन का टोटल सम ऑफ द मासेस जो होगा वो मास किसका होना चाहिए, तो न्यूक्लियस का होना चाहिए। बट ऐसा नहीं होता है। जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्वारा एक न्यूक्लियस का निर्माण होता है, एक नाभिक का निर्माण होता है, तो वहां पर उस वक्त कुछ मास डिसअपियर हो जाता है, कुछ मास का जो है सो लॉस हो जाता है। और जो मास का जो लॉस होता है न्यूक्लियस के निर्माण के बाद, तो उस लॉस ऑफ द मास को ही हम लोग क्या बोलते हैं, तो मास डिफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, यानी सपोज कि प्रोटॉन, न्यूक्लियस में जितना सारा भी प्रोटॉन होगा, एक प्रोटॉन होगा, दो प्रोटॉन होगा, तीन होगा, चार होगा, जितना सारा भी प्रोटॉन होगा, जितना सारा भी न्यूट्रॉन होगा, सभी प्रोटॉन और सभी न्यूट्रॉन का मिला करके जो टोटल मास है, अगर हम सपोज कर लेते हैं वो टोटल मास हमारा m है। ठीक है, और जब इन दोनों को कंबाइन करके जब न्यूक्लियस का निर्माण किया गया, न्यूक्लियस का निर्माण होने के बाद जो हमारा न्यूक्लियस बना उसका मास हम ऐसा मान लेते हैं कि स्मॉल m है। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो ये जो स्मॉल m जो है ना वो इससे कम होता है। ठीक है, तो जितना भी कम होगा, जितना भी मास यहां डिसअपियर होगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो मास डिफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो फिर से हम रिपीट करते हैं, ध्यान दोगे। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जब कंबाइंड होकर के एक न्यूक्लियस का निर्माण करता है तो उस समय कुछ मास डिसअपियर हो जाता है। ठीक है, उसी डिसअपियर मास को ही हम लोग क्या बोलते हैं, तो मास डिफेक्ट बोलते हैं। यानी किसी भी न्यूक्लियस में जो टोटल प्रोटॉन है और टोटल न्यूट्रॉन का जो टोटल सम ऑफ द मास है, उसके मास से न्यूक्लियस का मास थोड़ा कम होता है। तो जितना भी कम होता है ना, उस डिफरेंस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, तो मास डिफेक्ट कहते हैं। ध्यान दोगे, द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द masses of neutrons and protons forming a nucleus। यानी एक न्यूक्लियस बनाने में, एक न्यूक्लियस के निर्माण के क्रम में जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का जो मासेस है उस मास का सम एंड मास ऑफ द न्यूक्लियस, और बन जाने के बाद जो न्यूक्लियस का जो मास होगा उस न्यूक्लियस का मास के बीच जो डिफरेंस होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, मास डिफेक्ट। ठीक है, न्यूक्लियस का मास जो है उन दोनों के सम ऑफ द मास से कम होता है। ठीक है, तो सम ऑफ द मासेस ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस को ही हम लोग क्या बोलेंगे, मास डिफेक्ट। अब यहां पर हम लोग एक न्यूक्लियस ले लेते हैं, फॉर ए न्यूक्लियस। एक न्यूक्लियस हम लोग यहां पर लेकर के चलते हैं, न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करते हैं एक्स,
जिसका एटॉमिक नंबर Z होगा, और मास नंबर हम लोग A ले लेते हैं। ठीक है, ये जो X है वो एक न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसका एटॉमिक नंबर Z है और मास नंबर हमारा A है। ठीक है, तो Z इक्वल टू यहां पर क्या है, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर तो यही हमारा क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो जाएगा। इतना तो पढ़े होगे कि एटॉमिक नंबर के बराबर ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है। अब ए क्या है, मास नंबर। अगर यहाँ ए जो है सो मास नंबर है तो ये क्या हो जाएगा, सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो ध्यान दो, ए में आ जाएगा सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अगर इसे शॉर्ट में हम इस प्रकार से लिखते हैं ए इक्वल टू पी प्लस एन। ठीक है, तो यहां पर ए इक्वल टू पी प्लस एन, तो यहां से एन इक्वल टू क्या आ जाएगा, एन इक्वल टू आ जाएगा ए माइनस पी, यानी ए माइनस जेड, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है किसको बोला गया है, जेड को बोला गया है। ठीक है, तो पी के जगह पर हम जेड ले लिए, यानी यहां पर ध्यान दोगे तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमारा जेड आ गया, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हमारा ए माइनस जेड आ गया। ठीक है, अब यहां पर हम लेट करते हैं, लेट एमपी इक्वल टू मास ऑफ ए प्रोटॉन। क्या लेट कर लिए, मास ऑफ ए प्रोटॉन। ठीक है, अब एम एन ले लेते हैं, मास ऑफ ए न्यूट्रॉन, एक न्यूट्रॉन का मास। तो अब हम सम ऑफ द मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन फाइंड करते हैं। सम ऑफ masses of neutrons and protons, sum of the masses of neutrons and protons, यानी जितने सारे न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन है हमारे पास उन सभी का मास का सम ऑफ मासेस ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन्स। तो क्या हो जाएगा, सो ध्यान दोगे, एक प्रोटॉन का मास है एमपी। ठीक है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या है, तो जेड, तो टोटल प्रोटॉन का मास क्या हो जाएगा, जेड इंटू एमपी, जेड इंटू एमपी, प्लस एक न्यूट्रॉन का मास है एम एन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है ए माइनस जेड। तो टोटल न्यूट्रॉन का मास निकालने के लिए उसका ये जो नंबर है उससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ए माइनस जेड इंटू एम एन। ये हमारा क्या निकला, तो सम ऑफ द मासेस ऑफ टोटल प्रोटॉन एंड टोटल न्यूट्रॉन्स, यानी टोटल प्रोटॉन और टोटल न्यूट्रॉन का जो मास है सम, उस मास का सम आ गया। अब हम यहां पर लेट कर लेते हैं, लेट कैपिटल एम एन, इसे मान लेते हैं मास ऑफ न्यूट्रॉन, या तो सॉरी मास ऑफ न्यूट्रॉन नहीं, इसे हम लेट कर लेते हैं मास ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, स्मॉल एम ले लेते हैं और यहां कैपिटल एन लिख देते हैं। ठीक है, मतलब जो न्यूक्लियस जो होगा उसका मास ले लेंगे, मास ऑफ न्यूक्लियस ले लेते हैं हम लोग, यानी
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कंबाइंड होने के बाद जो न्यूक्लियस जो बनता है उस न्यूक्लियस का मास, यानी मास लॉस हो जाने के बाद जो हमारा न्यूक्लियस बन रहा है उस न्यूक्लियस का ये मास है। तो टोटल मास मेरा एक्चुअली में प्रोटॉन न्यूट्रॉन का ये होना है, ठीक है। और बनने के बाद जो न्यूक्लियस का मास है ये है, तो कितना का डिक्रीज आएगा, तो इस ये वैल्यू कम है, ये जो है ये कम है, डिक्रीज हो जाने के बाद जो होता है वो ये है, इसको उसमें माइनस कर देंगे तो कितना का डिक्रीज आएगा वो पता चल जाएगा। तो यहां से हम लोग निकाल लेंगे मास डिफेक्ट, और मास डिफेक्ट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा एम से। देयरफॉर मास डिफेक्ट, मास डिफेक्ट क्या होगा ध्यान दो, इसे हम लोग डेल्टा एम से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो डेल्टा एम का वैल्यू क्या हो जाएगा, जो टोटल सम जो था ये जो टोटल सम था इस सम में हम माइनस कर देंगे। तो किसको माइनस करेंगे, तो जो हमारा न्यूट्रॉन जो बना हुआ है उसका मास को, न्यूक्लियस सॉरी न्यूक्लियस, ये जो न्यूक्लियस है उसका मास को माइनस कर देंगे। ध्यान दो ये हमारा आ गया मास डिफेक्ट। एक्चुअली में होना चाहिए था ये टोटल प्रोटॉन और टोटल न्यूट्रॉन का मास का हमारा सम है, तो होना चाहिए था ये। बट जब बनने के बाद कुछ मास का लॉस हो जाता है तो हमारा बचता ये है, तो उस बचे हुए वैल्यू को इसमें माइनस कर देंगे तो कितना का लॉस हुआ वो आ जाएगा। तो ये है हमारा मास डिफेक्ट, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग बाइंडिंग एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। तो किसी भी एटम का जो न्यूक्लियस जो होता है उस न्यूक्लियस का जो पार्टिकल्स है उस पार्टिकल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, तो न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। दैट इज प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो किसी भी एटम के सेंट्रल कोर जिसे हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं उसमें जो प्रेजेंट रहता है उस पार्टिकल को हम लोग न्यूक्लियॉन कहते हैं। तो किसी भी एटम का न्यूक्लियस में न्यूक्लियॉन्स को बॉन्डिंग करने के लिए, ठीक है, उसको बॉन्ड करने के लिए एक दूसरे से बांध के रखने के लिए जितनी एनर्जी की आवश्यकता होती है उसी एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो बाइंडिंग एनर्जी या बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस या तो फिर न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं, ठीक है। यानी इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू बॉन्ड द न्यूक्लियॉन्स इन ए न्यूक्लियस, यानी किसी भी न्यूक्लियस में न्यूक्लियॉन्स को दैट इज प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांधने के लिए वहां पर रखने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उस एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो बाइंडिंग एनर्जी या न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। अब अगर उसी बाइंडिंग एनर्जी को हम लोग वर्क डन के रूप में अगर हम डिफाइन कर सकते हैं तो क्या है वर्क डन, तो जो न्यूक्लियॉन्स है वो एक दूसरे से बंधा रहता है एक अट्रैक्शन फोर्स के द्वारा। तो अब उस अट्रैक्शन फोर्स के अगेंस्ट हम एक वर्क डन लगाएंगे। इतना वर्क डन लगाना है कि उस वर्क डन लगाकर उस बंधे हुए न्यूक्लियॉन्स को इनफिनाइटली सेपरेट कर दिया जाए, और इतना सेपरेट कर दिया जाए न्यूक्लियस से इतना दूर ले जाया जाए कि फिर वो आपस में अट्रैक्ट ना हो पाए। तो उस अमाउंट ऑफ वर्क डन को हम लोग बाइंडिंग एनर्जी या न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी कह सकते हैं। यानी द अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड टू सेपरेट द न्यूक्लियॉन्स इनफिनाइटली फ्रॉम न्यूक्लियस, ठीक है। अब अगर न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन अगर बोला जाए या बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, न्यूक्लियॉन मतलब क्या, नाभिक का पार्टिकल्स, यानी किसी एक पार्टिकल किसी एक न्यूक्लियॉन पर लगने वाला बाइंडिंग एनर्जी, यानी किसी एक न्यूक्लियॉन को न्यूक्लियस से इनफिनाइट डिस्टेंस तक ले जाने में किया गया अमाउंट ऑफ वर्क डन जो होगा उसे हम लोग बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कहते हैं। या तो फिर ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं द रेशियो ऑफ द टोटल बाइंडिंग एनर्जी एंड एटॉमिक
सॉरी मास नंबर, क्योंकि मास नंबर ही हमारा होता है सम ऑफ द न्यूक्लियॉन्स, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के बराबर मास नंबर होता है। यानी बाइंडिंग एनर्जी को मास नंबर से, टोटल बाइंडिंग एनर्जी को अगर हम लोग मास नंबर से डिवाइड करते हैं तो उसके बाद जो हमारा रिजल्ट आएगा उसे हम लोग बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कहते हैं। ठीक है, ध्यान दोगे बाइंडिंग एनर्जी और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन में क्या अंतर है। ठीक है, तो बाइंडिंग एनर्जी हम टोटल एनर्जी बोलते हैं जिस टोटल एनर्जी के द्वारा टोटल न्यूक्लियॉन्स को बाउंड किया जाए। ठीक है, न्यूक्लियस में टोटल न्यूक्लियॉन्स को बाउंड करने के लिए टोटल रिक्वायर्ड एनर्जी को हम लोग बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं, और उसी को अगर मास नंबर से डिवाइड कर देंगे तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन हो जाएगा। ठीक है, अगर वर्क डन के रूप में डिफाइन करें तो न्यूक्लियस में जितने सारे न्यूक्लियॉन्स हैं, एवरी न्यूक्लियॉन्स को एक दूसरे से इनफिनाइट डिस्टेंस तक सेपरेट करने के लिए रिक्वायर्ड वर्क डन को हम लोग न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। ठीक है, अब अगर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन अगर हो तो एक न्यूक्लियॉन्स को, न्यूक्लियस का कोई एक पार्टिकल को न्यूक्लियस से इनफिनाइट डिस्टेंस तक हमें ले जाने में जो अमाउंट ऑफ द वर्क डन होगा उसे हम लोग बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कहते हैं। ध्यान दोगे, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी या बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी इज द एनर्जी विथ विच न्यूक्लियॉन्स आर बॉन्ड इन द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियॉन्स मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो गया, मतलब न्यूक्लियस में, नाभिक में न्यूट्रॉन प्रोटॉन को बांधने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसे हम लोग न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान दोगे। इसके बाद द अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड टू सेपरेट द न्यूक्लियॉन्स, यानी न्यूक्लियॉन्स को सेपरेट करने के लिए रिक्वायर्ड वर्क डन। तो कहां तक सेपरेट करना है और कहां से सेपरेट करना है, एन इनफिनाइट डिस्टेंस, मतलब उसे इनफिनाइट डिस्टेंस तक हमें सेपरेट करना है अपार्ट फ्रॉम द न्यूक्लियस। ठीक है, सो दैट दे मे नॉट इंटरेक्ट विथ ईच अदर, ताकि बाद में फिर से वो ना मिल पाए। तो उस अमाउंट ऑफ वर्क डन को हम लोग बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस या न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी कह सकते हैं। अब हम लोग इसका एक्सप्रेशन यानी इसका मैग्नीट्यूड यानी इसके लिए फॉर्मूला डिराइव करेंगे। ध्यान दोगे, एक्सप्रेशन फॉर बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी के लिए हम लोग फॉर्मूला डिराइव करेंगे। तो जैसा कि अभी हम लोग मास डिफेक्ट में पढ़े थे फॉर ए न्यूक्लियस, ठीक है, तो इसमें Z इक्वल टू एटॉमिक नंबर हो गया जिसे हम लोग नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कहते हैं। ठीक है, A इक्वल टू मास नंबर हो गया जिसे हम लोग सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कह सकते हैं, दैट इज A इक्वल टू P प्लस N हो सकता है। तो यहां से अगर हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर फाइंड कर लेंगे तो A माइनस P हो जाएगा, P का वैल्यू Z था तो वहां हम Z पुट कर दिए। ठीक है, अब हम MP ले लिए हैं मास ऑफ ए प्रोटॉन, MN ले लिए हैं मास ऑफ ए न्यूट्रॉन। ठीक है, अब आगे ध्यान दोगे, सम ऑफ मासेस ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, तो उसके पास जितना सारा प्रोटॉन और जितना सारा न्यूट्रॉन है सभी प्रोटॉन न्यूट्रॉन का टोटल मास का सम। तो एक प्रोटॉन का मास है मेरा MP, ठीक है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन है हमारा Z, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल प्रोटॉन का मास आ जाएगा जो कि Z इंटू MP हो जाएगा। ठीक है, और एक न्यूट्रॉन का मास है Mn और टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हमारा ये है तो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल न्यूट्रॉन का मास आ गया, दोनों को ऐड कर दिए तो ये सम ऑफ द मास ऑफ द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आ गया। ठीक है, अब हम लोग यहाँ मास डिफेक्ट निकालने के लिए जो न्यूक्लियस का जो मास होता है उसको इसमें माइनस कर देंगे तो मास डिफेक्ट हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दोगे इसका मास डिफेक्ट क्या होगा। तो देयर, अब ये Mn, ध्यान दोगे यहाँ पर स्मॉल n है। ठीक है, एक न्यूट्रॉन का मास है और ये कैपिटल N है जो कि पूरे न्यूक्लियस का मास है। तो मास ऑफ न्यूक्लियस ले लिए, अब ये मास ऑफ न्यूक्लियस को उसमें माइनस कर दिए तो ये क्या आ गया, मास डिफेक्ट आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर बाइंडिंग एनर्जी निकालेंगे। ध्यान दोगे, बाय आइंस्टाइंस मास एनर्जी इक्विवेलेंस, बाइंडिंग एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो मास डिफेक्ट इंटू C स्क्वायर, जैसे कि फॉर्मूला पढ़े हो गए E इक्वल टू MC स्क्वायर, वहां से आया है। ठीक है,
m के जहां पर मास डिफेक्ट आ गया, तो ये बाइंडिंग एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास डिफेक्ट जो हम लोग वैल्यू निकाले हैं उस मास डिफेक्ट को पुट कर दिए और सी स्क्वायर, वेयर सी इज वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ठीक है, अब आते हैं हम लोग बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन या एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन में। तो एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ ए न्यूक्लियस इज द एवरेज एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव ए न्यूक्लियन, एक न्यूक्लियन फ्रॉम द न्यूक्लियस टू इनफिनाइट डिस्टेंस। मतलब एक न्यूक्लियन को, कोई भी न्यूक्लियस का एक पार्टिकल को न्यूक्लियस से इनफिनाइट डिस्टेंस तक रिमूव करने के लिए, ले जाने के लिए जो एवरेज एनर्जी हमें चाहिए, उस एवरेज एनर्जी को हम लोग क्या बोलेंगे, तो एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। अब ये फाइंड कैसे करेंगे, तो टोटल बाइंडिंग एनर्जी को हम लोग डिवाइड कर देंगे मास नंबर से। तो ध्यान दोगे, इट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ टोटल बाइंडिंग एनर्जी एंड मास नंबर ऑफ न्यूक्लियस। तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी या टोटल बाइंडिंग एनर्जी, टोटल बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाय मास नंबर। तो टोटल बाइंडिंग एनर्जी हम लोग का ये है। ठीक है, इस बाइंडिंग एनर्जी को मास नंबर यानी किससे डिवाइड करेंगे, तो ए से डिवाइड कर देंगे। तो ध्यान दोगे, यानी यहां पर इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस एम कैपिटल एन, और यहां ब्रैकेट में क्या था, तो सी स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, तो डिवाइड में आ जाएगा ए। ठीक है, यानी ये हमारा क्या आ गया, तो ये आ गया एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो ये था हमारा आज का क्लास में आप लोग के लिए मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो आई होप आज का ये क्लास आप लोग को अच्छा लगा हो, इसके लिए एक लाइक कर दें, और कहीं भी अगर किसी तरह का अगर प्रॉब्लम होता है आप लोग कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, और अगर आज का ये क्लास अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें, और आपके लिए हम ज्यादा से ज्यादा टॉपिक्स का वीडियो अपलोड कर पाए। तो चलिए, इस चैनल से आप लोगों को जुड़ने के लिए धन्यवाद। अब हम नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में फिर से नए क्वेश्चन के साथ आएंगे।